भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में पिछले कुछ महीनों में काफी बदलाव आया है। बड़े टैरिफ के बाद अब ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पेंच फंसा हुआ है। तो क्या दोनों देशों के बीच कोई बड़ी ट्रेड डील उलझ गई है? तो अब क्या होगा व्यापार नीति का? आखिर सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है और इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, आज समझेंगे इसे। इसके अलावा बीएमसी चुनाव में बीजेपी की होगी सत्ता में वापसी या फिर होगी उद्धव गुट की ताजपोशी। आने वाले नए साल में कितनी बदलेगी महाराष्ट्र की सियासत? आखिर बीएमसी चुनाव के रिजल्ट मुंबई में राजनीतिक पार्टियों का सियासी भविष्य जो तय करते हैं, और इसी वजह से ये मुकाबले भी बेहद दिलचस्प होते हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव की तारीख दे दी है और इसी के साथ सियासी उठापटक भी तेज हो गई है। तो किस तरह से मुंबई की सभी सीटों पर चुनावी जंग चल रही है, एक नजर इस पर भी। और इधर मध्य प्रदेश में एसआईआर अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है। तो आखिर कितने फर्जी वोटर्स के काटे गए हैं नाम? मोहन सरकार में 9 लाख लोगों को क्यों मिला है नोटिस? पूरी पड़ताल आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। देखिए, एक समय था जब दुनिया भर में भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर चर्चा होती थी, जो इस समय बेहद तनाव भरे दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका ने भारत के ऊपर भारी भरकम टैरिफ लगाया तो जाहिर सी बात है रिश्तों में कड़वाहट आई। ये टैरिफ दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक है। ये चीन से भी ज्यादा है। खास बात यह है कि 2025 की शुरुआत में भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन एक साल के अंदर ही दोनों देशों के रिश्तों में एक उतार चढ़ाव भरा दौर आया और बातचीत के एक लंबे दौर के बाद भी ट्रेड डील पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। लगातार भारत अमेरिका के निशाने पर है। ऐसे में एक्सपर्ट क्या कहते हैं व्यापार नीति को लेकर? इनका कहना है कि भारत और अमेरिका की व्यापार नीति इस समय जरूर थोड़े नाजुक दौर से गुजर रही है, लेकिन दोनों के पास सहमति और समझौते के लिए मजबूत आधार भी हैं। अमेरिका को जरूरत है चीन के बाहर एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर की, और भारत बड़े पैमाने पर यह कर सकता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत को अपने निर्यात के लिए अमेरिका का बाजार चाहिए। अमेरिका की बाजार में पहुंच बनाने की उसे जरूरत है। बावजूद इसके बातचीत बड़ी रुकावट बनी हुई है। कई डील अटक गई हैं। ट्रेड डील पर जब भी बात हो रही है वो नाकाम हो जाती है। पिछले सप्ताह ही नई दिल्ली में एक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल आया था। बातचीत का दौर खत्म हुआ, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली, कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत को शानदार बताया। यूएस इंडिया फोरम में सीनियर एडवाइजर मार्क लिंस्कोट का कहना है कि सबसे बड़ी रुकावट राजनीतिक इच्छा शक्ति है। अमेरिका भारत के साथ अपने ऊर्जा शक्ति और कृषि उत्पादों की बिक्री बढ़ाना चाहता है। भारत ने ऊर्जा सोर्सिंग के मौके पर केवल आंशिक सहमति दी है, लेकिन कृषि क्षेत्र में अमेरिकी दखल का लगातार भारत विरोध कर रहा है। भारत में कुछ फसलें और अन्य मांस उत्पादों का ज्यादा विरोध हो रहा है और ये बहुत मुश्किल काम भी है। अमेरिका बार बार भारत पर रूसी तेल के आयात में कटौती को लेकर दबाव बना रहा है, ये कहकर कि मॉस्को को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में इससे मदद मिलती है। इसी महीने के शुरुआत में भारत आए थे व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने कहा कि मॉस्को भारत को ईंधन की निर्बाध आपूर्ति करता रहेगा। एक्सपर्ट का ये मानना है कि रूस और अमेरिका के बीच जब तक शांति समझौता नहीं होगा, भारत पर 25% टैरिफ खत्म नहीं होगा। लेकिन अमेरिका के लिए कृषि बाजार में पहुंच बना पाना फिर भी टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि भारत के लिए जो अमेरिका चाहता है, भारत के व्यापार के लिए, भारत की कृषि के लिए, वो भारत में संभव ही नहीं है। तो देखना होगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या अमेरिका बदलेगा अपनी रणनीति या फिर यूं ही उलझा रहेगा पेंच। और इधर महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों बीएमसी चुनाव पर आकर टिक गई है। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी समेत सभी छोटे बड़े दल राजनीतिक रणनीतियां बनाने में जुटे हुए हैं। दक्षिण मुंबई का पॉश इलाका है मालाबार हिल्स और राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि ज्यादा प्रभाव वाले राजनेता इसी विधानसभा से क्षेत्र में आते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले बीएमसी चुनाव में बीजेपी का वर्चस्व रहा। सीटों पर बीजेपी का लगातार कब्जा रहा। यहां से लगातार कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जीतते आ रहे हैं।
इसे बीजेपी का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में लोढ़ा ने शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार भेरूलाल चौधरी को 68,000 मतों से पराजित किया था। ये जीत ऐसे समय में दर्ज हुई जब शिवसेना और एनसीपी दोनों दो गुटों में बटे हुए थे। ऐसे में इस सीट पर अलग ही रुतबा था। इसके बावजूद लोढ़ा का इतने बड़े अंतर से जीतना यह दर्शाता है कि यह विधानसभा सीट वाकई बीजेपी का गढ़ है। ऐसे में अब जब बीएमसी के चुनाव नजदीक हैं तो एक बार फिर इसी सीट पर चर्चा जमकर हो रही है। चर्चा ये चल रही है कि क्या इस चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठबंधन यानी दोनों ठाकरे बंधुओं के साथ आने से इस सीट से क्या बीजेपी को चुनौती मिलेगी? बीजेपी के मजबूत किले में कितनी सेंध लगा पाएगी ये ठाकरे बंधुओं की जोड़ी? ये देखना दिलचस्प होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो उनका कहना है कि मालाबार हिल्स के 5 प्रभागों में मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम उद्धव सेना मनसे गठबंधन के बीच ही होने जा रहा है। कांग्रेस का प्रभाव यहां लगातार कमजोर हुआ है। बीजेपी के पास मजबूत संगठन है, संसाधन है और गैर मराठी वोट बैंक भी है, जो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे गुट के साथ होने की वजह से काफी हद तक मराठी मतदाताओं पर डिपेंड है, ऐसी उम्मीद है। जबकि शिवसेना उद्धव गुट और मनसे गठबंधन मराठी मतों के एकजुटता, एकीकरण और स्थानीय मुद्दों के सहारे चुनौती देने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं किन वोटर्स के पास है जीत की चाबी। तो आपको बता दें, मालाबार हिल्स विधानसभा सीट पर देश के सबसे धनी लोगों का कब्जा रहता है। मराठी मतदाता गिरगांव, ताड़देव, ग्रांट रोड के कुछ हिस्सों में निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। लेकिन गैर मराठी मतदाताओं का झुकाव लंबे समय से बीजेपी की तरफ ही रहा है। वो चाहे मारवाड़ी हो, गुजराती हो या जैन मतदाता हो, ये बड़ी संख्या में यहाँ पर निवास करते हैं, जिनकी गिनती देश के सबसे रईसों में होती है। अब आपको बताते हैं पिछले बीएमसी चुनाव में किसका वर्चस्व था, किसको मिली थी जीत और किसको मिली थी हार। तो आपको बता दें, पिछले बीएमसी चुनाव में बीजेपी का ही वर्चस्व था। प्रभाग 2014 में सरिता पाटिल ने 13,589 वोट पाकर जीत दर्ज कराई थी, जबकि शिवसेना और कांग्रेस काफी पीछे रह गई थी। बाकी प्रभागों में भी बीजेपी की मीनल पटेल, अनुराधा पोद्दार और ज्योत्सना मेहता ने जीत दर्ज की थी। इन नतीजों से साफ है कि 5 में से 4 प्रभागों पर बीजेपी का दबदबा रहा, जबकि एक सीट शिवसेना के खाते में गई थी। लेकिन क्या इस बार भी बीजेपी के लिए राह आसान होगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अब बीजेपी के लिए गैर मराठियों का भरोसा जीतना एक चुनौती बन चुका है। इस बार बीएमसी चुनाव में बड़ा बदलाव ये है कि शिवसेना उद्धव गुट और मनसे यानी राज ठाकरे दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मराठी अस्मिता और स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर ये गठबंधन बीजेपी को चुनौती देने की जरूर कोशिश करेगा। हालांकि चुनौती आसान भी नहीं है। 2017 में जब शिवसेना एकजुट थी, तब भी मालाबार हिल में सिर्फ एक प्रभाग जीत पाई थी। अब जब उसका वोट आधार बढ़ चुका है, उद्धव गुट और मनसे गुट दोनों मराठी वोटों का पूर्ण ध्रुवीकरण करेंगे। लेकिन गैर मराठी मतदाताओं का विश्वास जीतना उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा होगी। बीएमसी चुनाव से पहले 2024 के विधानसभा चुनाव ने बीजेपी का मनोबल जरूर बढ़ाया है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। लेकिन पार्टी के भीतर टिकट मांगने वालों की संख्या ज्यादा होने से पार्टी अंतर्कलह से जरूर जूझ रही है। तो अब देखना होगा कि बीएमसी के चुनाव में देश के धनी किसका साथ देते हैं। यूं तो देश भर में एसआईआर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा था, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर, अब अपने पहले चरण को पूरा कर चुका है। गुरुवार आधी रात के साथ ही इस चरण का समापन कर दिया गया था। अब इसकी अगली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जल्द सामने आने वाली है। चुनाव आयोग के मुताबिक मंगलवार को मतदाता सूची का प्रारंभिक ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया। इसी ड्राफ्ट सूची के आधार पर यह साफ हो जाएगा कि किन मतदाताओं के नाम सूची में बने रहेंगे और किन नामों को हटाने या सुधारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस अभियान में जो आंकड़े सामने आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। चुनाव आयोग ने करीब 42 लाख मतदाताओं के नाम ऐसे चिन्हित किए हैं जिन्हें मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। इनमें ऐसे मतदाता शामिल हैं जो या तो मृत हो चुके हैं या फिर उनकी डुप्लीकेट एंट्री बताई जा रही है, जो लंबे समय से अपने स्थान से अनुपस्थित हैं या फिर अपना पता बदल चुके हैं।
इसके अलावा आयोग ने यह भी बताया है कि 9 लाख से ज्यादा मतदाताओं की जानकारी अधूरी पाई गई है। ऐसे सभी मतदाताओं को, सभी वोटर्स को अब नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि अपने दस्तावेज और जानकारी को वो अपडेट कर सके। इतना पर्याप्त समय हो उनके पास। और अब बात करते हैं एसआईआर अभियान की समय सीमा की। तो अधिकारियों के अनुसार मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान की अवधि को 2 बार पहले ही बढ़ाया जा चुका है। 27 अक्टूबर 2025 तक मध्य प्रदेश में कुल 5,74,06,143 पंजीकृत वोटर्स थे। इन सभी मतदाताओं को नाम जोड़ने और विवरण सुधारने के लिए फॉर्म दिए गए थे। इनमें से 5,74,06,140 फॉर्म डिजिटलाइज कर दिए गए हैं, जो इस प्रक्रिया की व्यापकता को दर्शाते हैं। क्षेत्रीय सत्यापन के दौरान कई गंभीर तथ्य भी सामने आए। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राम प्रताप सिंह जादौन के मुताबिक करीब 8.4 लाख नाम ऐसे पाए गए जो अब जीवित ही नहीं है लेकिन वोटर लिस्ट में शामिल थे। लगभग 22.5 लाख मतदाता ऐसे हैं जो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, या तो उनका स्थानांतरण हो चुका है या कहीं मकान बदल लिया है, इस तरह से उनका पता भी बदल गया है। और करीब 2.5 लाख डुप्लीकेट एंट्री की भी सूची दर्ज की गई है। अब चुनाव आयोग अगले चरण में नाम हटाने, नाम सुधारने और सत्यापन की प्रक्रिया को शुरू करेगा। प्रारंभिक ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अगर किसी भी मतदाता का विवरण 2003 के आधार रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता या कोई विसंगति पाई जाती है तो निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी यानी ईआरओ औपचारिक नोटिस जारी करेगा। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में सटीकता और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि उद्देश्य तो यही है कि किसी भी असली मतदाता का नाम ना हटे। जो भी पात्र मतदाता है, जो भी पात्र वोटर है, उसका सूची में नाम होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और विश्वसनीयता इससे बनी रहेगी। हालांकि अब देखना यह होगा कि इस प्रक्रिया के बाद विपक्ष का क्या रिएक्शन आता है। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।